हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र का हम आज का रिव्यू देखने जा रहे हैं 23 मार्च का। और जो भी कट ऑफ रहेगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा, आज थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग था। आज कम से कम है ना 6 या 7 क्वेश्चन तो तपेदिक टीवी से ही पूछ लिए गए थे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इसके बाद है ना करीब 1 डेढ़ घंटे बाद एक तपेदिक का वीडियो लेके आऊँगी। 10 मिनट का शो रहेगा, है ना। 10 मिनट में अपन पूरा का पूरा तपेदिक में सक्रिय टीवी क्या होती है, अव्यक्त टीवी क्या होती है। अव्यक्त टीवी जो होती आज पूछा गया था, जिसको हम लेटेंट टीवी बोलते हैं, मतलब टीवी का बैक्टीरिया तो रहता है शरीर में, बट वो निष्क्रिय रूप से रहता है, दूसरे को संक्रमित नहीं करता। जबकि जो सक्रिय वाली टीवी होती है, वो कोई व्यक्ति को उसके पास बैठ भी जाए ना तो उसको टीवी हो जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन टीवी से बहुत ज़्यादा पूछे गए थे कि टीवी भारत में मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा टीवी कहाँ है, टीवी के मरीज कहाँ पर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए फिलहाल देखते हैं, फिर आगे क्या कौन कौन से टॉपिक अपन को मिलते हैं। लड़कियों का बहुत बहुत थैंक यू बोलो जिन्होंने ये बताया है। जिनने ये बताया है उसमें से एक मेरी स्टूडेंट है, एक के आए हैं 177 मार्क्स, और एक के आए हैं 168 मार्क्स। और जिन्होंने मुझे बताया है, क्या होता है ना, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते। ये तो मेरी स्टूडेंट है, मेरे बैच की वाली स्टूडेंट है, इसलिए इन्होंने मुझे बता दिया है। और ये एक तौर पे ये बता रही हैं तो ये हेल्प ही कर रही हैं आप लोगों की। तो इनके लिए सबसे पहले थैंक यू बोल देना, है ना। और एक के शायद 179 है और एक के 155 हैं। इस तरह के मार्क्स आए हुए हैं आज के। तो एवरेज अगर देखो, हाईएस्ट नहीं होता है, एक एवरेज निकाला जाता है हर बैच, हर जो शिफ्ट होता है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि मतलब अपने भारत के सारे बच्चे भी इकट्ठे हो जाएंगे ना, और टीचर भी इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो भी उसकी प्रोसेस को नहीं समझा पाएंगे आप लोगों को, है ना। वो लोग ही समझ सकते हैं, व्यापम वाले, क्योंकि 100 में से अभी 101 नंबर भी आए हुए हैं अपने यहाँ जेल प्रहरी में, और उसको भी मान्यता दे दी गई है, मतलब कि वो उसको भी वैलिड माना है। तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में वो 1 नंबर भी बढ़ा ही होगा, तभी तो माना है। तो मतलब आप ये सोचो कि आप लोग का 200 नंबर का पेपर है, तो हो सकता है 201 भी कट ऑफ चला जाए, क्या कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है। चलिए, फैटी अम्ल जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होते हैं। 2 प्रकार के फैटी एसिड पाए जाते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होता है वो जो जंतु प्रोडक्ट होते हैं उनको बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। जो सैचुरेटेड जो फैट होते हैं, सैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो नुकसान करते हैं शरीर को, और अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और शरीर को कम मात्रा में लेने पर नुकसान नहीं करते। ये अच्छे वशीय अम्ल कहलाते हैं। ओमेगा 3 जिसको हम अल्फा लिनोलिक अम्ल बोलते हैं, और ओमेगा 3 जिसको हम लिनोलिक अम्ल बोलते हैं, और ओमेगा 6 हम इसको अल्फा लिनोलिक अम्ल बोलते हैं। ये दोनों ही आवश्यक फैटी एसिड होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है ना कि अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आवश्यक और अनावश्यक होते हैं, है ना। 9 आवश्यक होते हैं, 11 अनावश्यक होते हैं। ऐसे ही ये 2 फैटी एसिड जो होते हैं बहुत आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर को गुड कोलेस्ट्रॉल प्रदान करते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल ये प्रदान करते हैं। और इससे 2 से 3 प्रश्न आए थे। एक, किस सामुद्रिक भोजन में एचडीए की मात्रा ज़्यादा होती है, वो भी जो सामुद्रिक भोजन जो होता है था वो भी एक प्रकार का ये यही अच्छे वाले फैटी एसिड थे, तो उससे भी क्वेश्चन आया था। अब ये फैटी एसिड से पूछ लिया गया है, तो अगली बारी आपकी अमीनो अम्लों की है, तो आपको अमीनो अम्लों पर फोकस कर लेना है। जिन्होंने जो वो बच्चे देख रहे हो जिन्होंने हमारा हम जीतेंगे बैच लिया है, तो आप देखना अमीनो अम्ल और फैटी एसिड की मैंने एक पीडीएफ और एक वीडियो भेजा है टेलीग्राम पर। वहाँ पे मैंने ट्रिक द्वारा इनको याद करवाया है, जितने भी अमीनो अम्ल हैं आवश्यक और अनावश्यक, वो आपको ट्रिक से याद हुए होंगे। जैसे मेथियोनिन वगैरह मैंने बताया था कि मेथी के पराठे ले जाते हैं, ट्रिप्सिन मतलब ट्रिप पर मेथी के पराठे ले जाते हैं ना, तो वो वाला याद जरूर कर लेना। तो उससे क्या होगा, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में वो आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल पूछे जा सके। यही सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट के बारे में पूछा था। अनसैचुरेटेड जो वसा होती है वो अच्छी वसा होती है। किस सामुद्रिक भोजन में डीएचए की सर्वाधिक मात्रा होती है? डीएचए की सर्वाधिक मात्रा होती है मछली और शैवाल में होती है। डीएचए को हम डोकोसा हेक्सानोइक एसिड बोलते हैं। डोकोसा हेक्सानोइक जो डीएचए होता है वो अल्फा अमीनो अम्ल होता है, इसको हम अल्फा अमीनो अम्ल बोलते हैं या अनिवार्य अमीनो अम्ल बोलते हैं। जिसमें भी डीएचए होता है, जो डीएचए होता है जैसे जैसे कि लेनोइक अम्ल होता है, अल्फा लेनोइक अम्ल होता है, उसी तरह से ये डोकोसा हेक्सानोइक अम्ल होता है जो डीएचए का फुल फॉर्म होता है। ये आज पूछा गया था
तो ये इस तरह का फैटी एसिड और अमीनो अम्लों का अगली शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए अमीनो अम्लों फैटी एसिड को अच्छे से कर लेना। प्रोटीन की संरचना आपको कर लेनी है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। प्रोटीन का मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया है, प्रोटीन आकांक्षा करके यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। बाकी हमारे बैच में इसकी PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मैं अपलोड कर दूंगी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की मिला के आज ही कर दूंगी थोड़ी देर बाद। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। GK विद आकांक्षा मत कीजिएगा, GK विद आकांक्षा शर्मा कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम मतलब हर एक, कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जहाँ पर दिव्यांगजन से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। दिव्यांगजन 2016 के बारे में पूछा ही जा रहा है। ये इसने किसको प्रतिस्थापित किया, तो 1995 वाले विकलांग अधिनियम को प्रतिस्थापित किया। 21 प्रकार की विकलांगता को इसमें बताया गया है। सरकारी नौकरियों में इसके अंतर्गत 4% आरक्षण और शिक्षा संस्थानों में इसमें 5% का आरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा इसमें दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि होने वाली बाधाओं को बताया गया है। इसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, अन्य अधिकार दिए गए हैं, है ना। इसके अलावा इसमें पेंशन भी सुविधा प्रदान की जाती है, समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच दी जाती है, शिकायत निवारण समिति, शिकायत निवारण अधिकारी, ये सारा दिया जाता है, संपत्ति का स्वामित्व, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, है ना। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। हुआ तो मैं इसकी जो धाराएं हैं इंपॉर्टेंट वो भी इसका एक वीडियो लेके आ जाऊंगी, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको चाहिए है दिव्यांगजन की धाराएं, तो मैं उसको ले आऊँगी। हर एग्ज़ाम में मनरेगा मतलब जितनी भी शिफ्ट हुई है ना, मनरेगा, मिड डे मील मतलब पूछा ही जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा फेवरेट हो गया है ना उनका। तो मनरेगा को आप क्या करना, मनरेगा को एप्लीकेशन, अगर आपके पास नहीं हो मनरेगा, तो मैंने मनरेगा का डिटेल PDF बनाई है, उसके बाहर एक भी MCQ नहीं जाएंगे। कल महिलाओं के आरक्षण का पूछ लिया था, आज उद्देश्य से पूछ लिया था कि ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण बेरोजगारों को, ग्रामीण अकुशल बेरोजगारों को रोजगार देना। अकुशल जरूर याद रखना, है ना। अकुशल श्रम प्रदान करता है मनरेगा, ये मेन याद रखना। कुशल श्रम नहीं देता है, ये अकुशल श्रम देता है, ठीक है। अधिनियम के करीब 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। मनरेगा के लिए जो मेरी एप्लीकेशन है ना, वहाँ पर PDF डली हुई है, करीब वहाँ पे 70 क्वेश्चन डले हुए हैं, वहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बात करें IPC की धारा 509 की, तो IPC की धारा जो 509 है, ये महिला की सील, लज्जा, महिला की छेड़छाड़, महिला के साथ बुरा व्यवहार करना, महिला को गाली गलौज देना, इससे संबंधित होती है IPC की धारा 509। आपको पता होगा मैंने परसों ही जितनी महिला से संबंधित और बच्चों के संबंधित IPC की धारा है वो पूरी करवा दी है। उसके बाहर रोज उससे एक क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। वो मुश्किल से 10 या 15 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेना, है ना। और क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सुपरवाइज़र के लिए मैंने A सीरीज़ बनाई है, वहाँ पर जाके ये डली हुई है। बाकी मैंने फ्री में एप्लीकेशन पर भी डाल दी है ना। एप्लीकेशन पे भी IPC की धारा करके फ्री वाले फोल्डर में डली हुई है, उसको एक बार ही पढ़ लेना। बाल विवाह की सज़ा पूछी थी, तो 2 साल सज़ा और 1 लाख जुर्माना है। विशेष गृह में कितने समय तक के लिए बच्चे रह सकते? देखो विशेष गृह क्या क्या होते हैं, जहाँ बाल अपराधी को रखा जाता है, जहाँ जो बाल अपराधी बच्चों को रखा जाता है वो होते हैं विशेष गृह, और संप्रेषण गृह भी वही होते हैं जहाँ बाल अपराधी को रखा जाता है। बस कंडीशन ये है, दोनों में अंतर ये है विशेष गृह और संप्रेषण गृह में, कि विशेष गृह में उन बच्चों को रखा जाता है जिनका अपराध सिद्ध हो गया हो। अब उनको सजा के तौर पर उनको यहाँ पर विशेष गृह मतलब स्पेशल होम में रखा जाता है। और जो संप्रेषण होता है, जिनको ऑब्जर्वेशन सेंटर बोलते हैं, या उन बच्चों को रखा जाता है कि जिन्होंने हमको पता चला है कि इन बच्चों ने अपराध किया है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हों, कि इन्होंने अपराध तो किया है लेकिन इनका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ हो, है ना। जिनका अपराध तो किया है लेकिन इनका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ हो, तो और ऐसे ही बाहर हो जमानत पर, तो उनको ऑब्जर्वेशन सेंटर या संप्रेषण गृह में रखता है। मध्य प्रदेश में संप्रेषण गृह 18 है और विशेष गृह मध्य प्रदेश में 3 है। कितने साल तक रख सकते हैं? 3 साल तक इस बच्चों को रख सकते हैं। गर्भवती को बिना बताए अगर गर्भपात करा दे, तो अभी मैंने कल परसों ही बताया था, ये धारा 312 IPC की धारा 312 में इसमें सजा दी जाती है और 7 साल की सजा दी जाती है। MTP जो एक्ट है उसमें भी मैंने ये करवाया था आपको, जब अधिनियम करवाया था, कि यदि किसी गर्भवती को बिना बताए अगर कोई उसका गर्भपात कराता है, जिस महिला की जिसमें रजामंदी नहीं होती है, तो उसको मिनिमम 7 साल की सजा दी जाती है। 7/8 को प्रतिशत में बदलना, जब किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना रहता है तो उसमें 100 का इंटू कर देते हैं तो आंसर आ जाता है।
पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन शामिल की जाती है, ये आया था, इसको 2011 में शामिल किया गया था। एक तो तीन तो डीपीटी वैक्सीन होती हैं, एक हेपेटाइटिस रहता है और चौथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रहता है। ठीक है, ये मैंने सुबह ही आपको करवाया था। आज पूरा टीकाकरण मैंने आज सुबह जो वीडियो बनाया था ना, वहाँ से आपके करीब 40-50 नंबर कवर होंगे। नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। अनुच्छेद 23 पूछ लिया आज बंधुआ मजदूरी से, ये भी मैं करा चुकी हूँ आपको एक्ट में। इसके अलावा अब आपसे अनुच्छेद 24 पूछ सकते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से संबंधित। IPC 313 और 509, 313 गर्भपात से है और 509 जो होती है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से संबंधित होती है। PM आदर्श ग्राम योजना SC के लिए है, हर रोज पूछी जा रही है, मतलब कितनी ज़्यादा फेवरेट है उनकी। या तो PM आदर्श ग्राम योजना या सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो इसको अच्छे से डीपली में पढ़ लो। ग्रामीण योजनाओं में मैंने इसको पढ़ाया है, जिन्होंने बैच लिया होगा हमारा, उसमें मैंने थ्योरी में करीब इसकी मैंने 5 से 6 पेज की थ्योरी करवाई है PM आदर्श ग्राम योजना की। इसमें 21 लाख रुपए दिए जाते हैं गाँव का बिल्कुल विकास करने के लिए। SC के लिए होती है, ये अनुसूचित जाति के लिए ये योजना होती है। और गांव को चुना जाता है, ऐसे गांव को चुना जाता है जहां 50% कम से कम जातियां रहती हों, अनुसूचित जातियां रहती हों। ऐसे गांव को इसके अंतर्गत चुना जाता है और फिर उनका विकास किया जाता है। हर गांव के लिए 21 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें से 1 लाख रुपए प्रशासनिक खर्च के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पूछा गया था। अब देखो, आज से स्वास्थ्य नीति पूछना आरंभ हो गई है, स्वास्थ्य कार्यक्रम पूछना आरंभ हो गए हैं। तो कल हो सकता है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना जो 2018 वाली है, जिसमें कम से कम 5 लाख रुपए का कवरेज दिया जाता है, हेल्थ कवरेज, उससे तो हर रोज पूछे ही जा रहे हैं। अब ये दूसरा भी पूछा जाने लगा। अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पूछा है 2013 वाला, अब कल हो सकता है किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पूछ ले जो 2014 में आया था। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम भी आप करते जाना, स्वास्थ्य जो योजनाएं हैं। इसमें क्या होता है, 18 वर्ष तक के बच्चों में जन्मजात दोष, बीमारी, कमी की पहचान की जाती है और उनकी रोकथाम की जाती है। स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को जीविका वृत्ति प्रदान करने के लिए ये आई है स्माइल योजना। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए ये स्माइल योजना के नाम से आया है। 2022 में ये आई थी। इसको बोलते हैं सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, है ना। और ये भी याद रखना, ये सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरंभ हुई। आज मैंने सुबह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, मतलब बहुत सारी पूरी की पूरी जितनी भी योजनाएं हैं जो पूछी जा रही हैं, किस मंत्रालय के अंतर्गत वो योजना आती है, मैंने सारे मंत्रालय आपको लिए कराए थे, है ना। तो वो सारा कर लेना, वो मतलब सारा एक बारी देख लेना अगर नहीं देखा हो। खाद्य सुरक्षा इसलिए आपके सिलेबस में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, लेकिन यहाँ पे पूछ ले रहे हैं 2006 वाला अधिनियम। ये जो है ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अभी जो आप लोग FSO का फॉर्म भरोगे ना, फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उसमें ये अधिनियम है, खाद्य मानक अधिनियम। सारे लोग जिनको BSc बायोलॉजी से किया हो या BSc मैथमेटिक्स से किया हो, BSc बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, BSc माइक्रोबायोलॉजी से किया हो या MSc माइक्रोबायोलॉजी से किया हो, MSc केमिस्ट्री से किया हो, MSc बायोटेक्नोलॉजी से किया हो, है ना, फार्मास्यूटिकल से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ये किया है जो मैं बता रही हूँ, तो सारे लोग FSO का फॉर्म जरूर भरना। 17 साल बाद ये वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी सीट है, 120 वैकेंसी है मध्य प्रदेश में, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सारे लोग इसका फॉर्म डालना। इसके टॉपिक जरूर कठिन है, लेकिन मुझ पर विश्वास रखना, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा आपको याद करा दूंगी, सारे अधिनियम आपको ट्रिक द्वारा याद करा दूंगी। तो सारे लोग इसका फॉर्म जरूर भर देना। और हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर इसका कोर्स उपलब्ध है। अभी आरंभ के 100 लोगों को इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आरंभ के 100 लोगों में ही ज्वाइन हो जाना। 5 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 28 मार्च से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लड़कियों के लिए 45 और लड़कों के लिए 40 आयु इसमें चाहिए है। और स्ट्रीम मैंने आपको बता दी है। मेरा जो ट्रिकी बैच है, ट्रिकी बैच के नाम से है, सारे टॉपिक ही ट्रिक द्वारा कराऊंगी मैं इसमें। इसके अलावा काउपर ग्रंथि का कार्य पूछा गया था। काउपर ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है और इसका काम क्या होता है, ये वृषण की रक्षा करती है। और जैसे कि बताया था मैंने आप लोगों को जब नर जनन तंत्र पढ़ाया था कि वृषण में जो वृषण होता है वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है उसका कम होना चाहिए। तो ये काउपर ग्रंथि जो होती है वो तापमान कम रखने का काम भी करती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी आया था, तो ये तो आपको पता ही है, 5,000 रुपये की राशि दी जाती है।
प्री स्कूलिंग से भी क्वेश्चन आता है, डायरिया आ ही रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस प्रकार काम करते हैं, इसके लिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके लिए आज मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। पहले तो मैं तपेदिक का वीडियो लेके आऊँगी एक, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा और तपेदिक और निमोनिया दोनों का लेके आऊँगी, है ना। इसके अलावा एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का क्वेश्चन लेके आऊँगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से जितने भी मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो अब मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। ओपीवी का पहला डोज पूछा गया, तो देखो ओरल पोलियो वैक्सीन का जो 0 डोज है वो तो जन्म के समय दिया जाता है, पहला जो डोज है वो 6वें सप्ताह में दिया जाता है, तो यही पूछा गया था। नेतृत्व व संचार से क्वेश्चन पूछे ले, गोद लेने के लिए मैक्सिमम एज क्या होती है, इसके लिए मैं आपको बताऊँ। देखो ये गोद लेने के लिए जो अधिकतम माता पिता की अधिकतम जो संयुक्त आयु है 110 होना चाहिए। संयुक्त आयु मतलब माता पिता दोनों की मिलाकर, अधिकतम बोल रहे हैं, अधिकतम मतलब 55 और 55 कितनी, मतलब 55 अधिकतम होना चाहिए। सिंगल पेरेंट की अधिकतम आयु कितनी होना चाहिए, 55 वर्ष होना चाहिए। जबकि बच्चे की उम्र जो है वो 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को आप गोद ले रहे हो उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। युगल दंपत्ति अगर बच्चे को ले रहे हैं तो बच्चे की उम्र अगर 4 साल तक है, बच्चे की अगर 4 साल तक के बच्चे को गोद ले रहे हो तो संयुक्त उम्र 90 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। संयुक्त उम्र बोल रहे हैं मतलब लगभग 45 वर्ष होना चाहिए, 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी एक व्यक्ति की। बच्चे की उम्र अगर 4 से 8 साल है तो संयुक्त उम्र 100 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। संयुक्त मतलब समझ रहे हो ना, पति पत्नी दोनों को मिला के। बच्चे की उम्र 4 साल से अधिक है तो 4 साल से 8 साल है तो 100 दोनों की संयुक्त उम्र 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। और अगर 8 से 18 साल तक के बच्चे को गोदी ले रहे हो तो 110 साल होना चाहिए। 4 साल तक के बच्चे को ले रहे हो तो कितना होना चाहिए, 90। 4 से 8 साल तक के बच्चे को ले रहे हो तो संयुक्त उम्र पति पत्नी की 100 होना चाहिए। और 8 से 18 ले रहे हो तो पति पत्नी की संयुक्त उम्र 110 होना चाहिए। तीनों फैक्ट याद रखना। सिंगल पेरेंट है और बच्चे की उम्र एक ही कोई है, माता पिता में से कोई भी एक ले रहा है बच्चे को गोद, तो उसकी एक व्यक्ति की आयु 45 साल अधिकतम होना चाहिए। अगर उम्र कितनी हो, 4 साल। यदि 4 से 8 साल तक के बच्चे को गोद ले रहे हो तो अधिकतम आयु 50 साल होना चाहिए। और बच्चे की उम्र 8 से 18 साल है तो अधिकतम आयु 55 साल होना चाहिए। गोद लेने वाले माता पिता और बच्चे के बीच कम से कम 25 साल का अंतर होना चाहिए, ये सबसे मेजर फैक्ट है। गोद लेने वाले माता पिता और बच्चे के बीच कितने का अंतर होना चाहिए, 25 साल का अंतर होना चाहिए। रिश्तेदारों के मामलों में यह नियम लागू नहीं होता। ऐसे दंपत्ति जिनके 2 या अधिक बच्चे हैं वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद ले सकते हैं जिनको ज़रूरत है बच्चों को। सिंगल पेरेंट, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या जिनको बच्चे की ज़रूरत है, एक वारिस चाहिए है, वो भी कानूनी रूप से अलग रह रहे बच्चे को गोद ले सकते हैं। सिंगल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन सिंगल पुरुष केवल पुरुष बच्चे को ही गोद ले सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा एफएसओ का बैच है, हस्तलिखित बैच है, ट्रिकी बैच है ये। और इसमें आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है, उसके बाद 4999 हो जाएगा। इसमें हस्तलिखित आपको नोट्स मिलेंगे ई बुक के रूप में, बहुत शानदार, जिसे आप खुद भी बना सकते हो। डेली क्लास के नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो क्लास आपको पढ़ाई जा रही है उसके ही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। रिकॉर्डेड ट्रिक की वीडियो रहेगी, ट्रिक के साथ हर टॉपिक कवर करवाया जाएगा, जिससे कि कोई भी समस्या आपके लिए पैदा नहीं होगी। बहुत शानदार तरीके से आप याद कर पाएंगे, कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि एफएसओ का सिलेबस थोड़ा सा कठिन है तो हम बहुत सरल तरीके से करवाएंगे। संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए और बी में कवर रहेगा 100%। इसमें टेस्ट भी लिए जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी दिए जाएंगे। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप पर जाना है। सबसे पहले अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर वगैरह, अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा। फिर आप उसमें लॉगिन कर लीजिएगा अपने नाम और पासवर्ड से। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं, लगभग 65-70 लोग हो चुके हैं। बचे हुए जितने अगर 100 लोगों में करना चाहते हैं तो जल्दी कर दीजिए। उसके बाद चार्ज जो होगा वो 4999 हो जाएगा। क्लासेस इसकी 5 अप्रैल से आरंभ हो जाएंगी। इसके अलावा यदि आप आबकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आबकारी परीक्षा के रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। क्लासेस 10 अप्रैल से आरंभ है और इसकी शुरू के ही कुछ लोगों को 499 में दिया जा रहा है, आरंभ के 50 लोगों को। उसके बाद ये चार्ज बढ़ जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, जीके, पीवाईक्यू, थ्योरी, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ट्रिकी वीडियो, ये सब आपको कराया जाएगा। तो आप ये बैच ले सकते हैं। बहुत शानदार तैयारी कराएंगे। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये हम उसके अलावा पीवाईक्यू जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, उनको भी हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे।
एमपीपीएससी प्रीलिम्स का हमने एक फाउंडेशन बैच आरंभ कर दिया है। 8 महीने का ये कोर्स रहेगा। इसमें पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करके बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। प्रीलिम्स निकालने के लिए ये 100% स्ट्रेटजी है। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जो सोच रहे हैं कि अभी हाँ मुझे एमपीपीएससी करना है, अगर आपने सुपरवाइज़र में जितना मेहनत किया है उसका आप 10% भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में दे दोगे तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकल जाएगा। निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपका प्रीलिम्स 100% निकलेगा। करंट अफेयर्स रहेंगे, करंट अफेयर्स वीकली टेस्ट भी रहेगा, सारा कुछ आपको मिलेगा। हस्तलिखित थ्योरी नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे, टॉपिक डिटेल से कवर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसका भी यही है, आरंभ के केवल 100 स्टूडेंट को 1999 है। उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। तो जो भी लेना चाहते हैं फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, खसरे के टीके का दुष्प्रभाव क्या होता है? टॉक्सिक सिंड्रोम इसमें होता है। चिक्ते पड़ जाते हैं, बेचैनी होती है, उल्टी होती है, ये सारी चीज़ें खसरे के टीके में मिलती है। खसरे का टीका एससी मोड द्वारा लगाया जाता है। पहला 9वें महीने में, दूसरा 16 से 24 महीने में लगाया जाता है। निमोनिया संक्रमण में हमारे फेफड़ों पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि हो जाती है। किस तत्व में बसा घुलनशील विटामिन का अवशोषण होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पित्त और छोटी आंत में होता है। देखो, अगर आप लोग आबकारी की तैयारी कर रहे हो तो आबकारी की तैयारी में विज्ञान भी बहुत अच्छा पूछा जाता है, और जो आप लोगों ने अगर यहाँ पे कर लिया ना तो विज्ञान आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे जो न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, है ना, आपने जो यहाँ पे आईसीएमआर पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और जो भी आबकारी का तैयारी कर रहे हैं वो बैच से तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लेना। बहुत शानदार तैयारी मैं वहाँ पे कराने वाली हूँ। अगला है, कितने समय तक विटामिन सी नहीं लेने पर स्कर्वी हो जाता है? ये भी कोई क्वेश्चन होता है। लगभग 3 माह तक अगर विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं लिया, नहीं तो हम किसी न किसी रूप में विटामिन सी को ले ही लेते हैं। कुछ खट्टे पदार्थों में ये पाया ही जाता है, ले ही लेते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से हमने विटामिन सी नहीं ले पाते हैं तो स्कर्वी रोग हो जाता है। कितने समय तक स्कर्वी नहीं लेते हैं तो स्कर्वी हो जाता है? कितने समय तक विटामिन सी नहीं लेते हैं तो हो जाता है? तो अगर हम 3 महीने तक नहीं लेते हैं तो स्कर्वी हो जाता है। टीबी जो उन्मूलन है उसमें कौन सी संस्था मदद करती है? WHO करती है। टीबी के सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ पर है? इंडिया में है, लगभग 26%। यही मैंने आपको बताया था कि तपेदिक का भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं तपेदिक के सारे क्वेश्चन करवा दूँगी। तब तक आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि टीबी परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट होता है? टीबी परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला है, लेटेंट टीबी क्या होती है? लेटेंट टीबी को हम बोलते हैं निष्क्रिय टीबी। निष्क्रिय टीबी मतलब आपके अंदर टीबी का बैक्टीरिया तो है लेकिन उसने प्रभाव नहीं किया है ना, उसको हम लेटेंट टीबी बोलते हैं। क्या दोबारा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जुड़वा गर्भावस्था से पूछा था, वन स्टॉप सेंटर से पूछा गया था। एक ही जगह पर सारी सुविधाएं देने के लिए 2015 में इसको आरंभ किया गया। 2022 में इसको मिशन शक्ति में शामिल कर लिया गया। 12वीं योजना नीति आयोग से पूछा गया था। SC/ST की एक योजना थी। हर्बल चाय, मैंने गर्भवती माता को आपको बताया था क्या क्या निषेध है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। अल्कोहल, कॉफ़ी, हर्बल चाय, ये सब है ना। प्रजनन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। महिला और पुरुष दोनों अच्छे से कर लेना। आँखों के संक्रमण से हर रोज़ पूछे जा रहे हैं, मैंने करवाया है। बाल नीति 1974 में आई थी। 2013 में इसको अपडेट कर दिया है, संशोधन कर दिया। मातृत्व अवकाश संशोधन अप्रैल 2017 में संशोधन हो गया। यही पूछा था कि कितना सप्ताह, तो पहले जो 12 सप्ताह का दिया जाता था अब कितना दिया जाने लगा है? 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाने लगा है। FSSAI की स्थापना पूछा था 2008 में। सरोगेसी अधिनियम पूछा था। सरोगेसी अधिनियम की क्या क्राइटेरिया है? सरोगेट मदर की उम्र जो है 25 से 35 वर्ष होना चाहिए। उसका कम से कम एक जैविक बच्चा होना चाहिए और भाव निस्वार्थ होना चाहिए, पैसों में नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आज पूछे गए थे। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो पूछे गए हैं उससे फैक्ट निकाल के मैं अगला वीडियो लेके आती हूँ। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे तपेदिक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाला वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के लिए आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।